हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही हमारा 30 में से 30। क्या चल रहा है आजकल? अभी चल रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, रेशो एंड प्रपोर्शन। आज का ये सेशन जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे आपके रेलवेज में जो पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपको सलाह दूंगा, जैसा मैं हमेशा देता हूं। इसको देखने से पहले 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उनको देखिए, क्योंकि मैंने क्या करवाया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, ट्रिक्स को लेकर के। और आपको मालूम है ना, मैंने आज तक आपको कभी कोई ट्रिक डायरेक्ट कभी नहीं दी। पहले कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर ट्रिक्स की बात की, और जितनी वैरायटीज के प्रश्न जितने भी आपके एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं, सबको लेकर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उनको अप्लाई करके देखने वाले हैं कि हम देखेंगे कि आपके एग्जाम्स में काम कैसे हो सकता है। मैं आपसे बात करूं, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बाई चांस नहीं किया तो तुरंत कीजिए, क्योंकि मैं आपको यह दावे से कह सकता हूं कि जो आपका पेपर होगा उसमें आपको लगभग सारी चीजें वही नजर आएंगी जो मैं क्लासेस में आपको करवा रहा हूं, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत करके काम कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर आप भी उतनी ही मेहनत करते रहें। जरा देखो प्रश्न संख्या 50 क्या बोल रही है। मैंने आपको 49 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं, है कि नहीं? और यहां पर आज मैंने 22 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया, 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के। तो हम बात करेंगे, देखो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। आप याद कीजिए सेशन नंबर 1 मैंने आपको क्या कहा था, अगर दो संख्याएं हैं, 3 हैं या ज्यादा हैं, लेकिन सब में अगर बराबर चेंज है तो यह निश्चित रूप से तय है कि उनके अनुपातों में भी अंतर बराबर ही आएगा। इसको लेकर के मैंने सेशन 1 में बहुत ही बारीकी से आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो देखो 5 से 7 कितना बढ़ रहा है, 2। 6 से 8 कितना बढ़ रहा है, 2। और आप जानते हैं ना, मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी कराए जिनमें अंतर बराबर नहीं था, तो बराबर कैसे करते हैं वो टेक्निक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। आपको रेशो में मैंने क्या सिखाया, रेशो की चाबी क्या है? रेशो की चाबी है, रेशो में 1 का मान पता लगना चाहिए, और 1 का मान पता लग गया तो बस बात खत्म। तो मुझे दिख रहा है यहां पर कि 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। यही 6 और 8 का भी अंतर है 2, ये बराबर होना चाहिए। 2 की वैल्यू कितनी है, 6, तो 1 की वैल्यू क्या है, 3। क्या पूछा, संख्याएं क्या है, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो ये 15 और 18, आंसर मुझे देना चाहिए सी, है या नहीं? क्योंकि यहां पर डिफरेंस कितना है, 2, और 2 का मतलब कितना है, 6, तो 1 का मतलब क्या है, 3। ये हमारी चाबी आ गई, और 1 का मतलब 3 है, तो ये पहली संख्या कितनी है, 5। 1 का मतलब 3, तो 5 का मतलब कितना होगा, 15। और दूसरी संख्या कितनी है बताइए, यहां 6, 1 का मतलब 3, तो क्या होगा बताइए, 18। आपको मैंने कहा भी था कि जब वो पूछता है तो संख्याएं क्या हैं, तो आपको कुछ भी ना कहा जाए तो हमेशा क्या करना है, आपको वो संख्याएं बतानी है जो थी, जो कि थी ना कि हो गई। अगर उसको वर्तमान की चाहिए ना, तो आपसे स्पष्ट बोलेगा कि अब संख्याएं क्या हैं ये बताइए। अगर ये अब नहीं बोलता ना, तो फिर आपको वही बतानी है जहां से आपने शुरू किया था। ये आपके एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का था। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई। एक तो शिवानी है और एक परिणीता है। यदि परिणीता, अब ये बांट दी हमने कोई राशि दोनों के बीच में 5:7 में, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे दे, परिणीता जो दूसरी वाली है शिवानी को 5 रुपए दे देती है, तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। विभाजित की गई धनराशि क्या है? एक जरूरी बात समझिएगा, ये 5 रुपए क्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये 5 रुपए रियल आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़ा है, जबकि ये रेशो क्या है, 5 और 7। ये भी एक्चुअल है, बट 5 और 7 का मतलब क्या है, 5000 और 7000 भी हो सकता है, 500 और 7 भी हो, 700 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम रियल को कभी भी डमी से कंपेयर नहीं करते। अब यहां क्या हुआ जरा देखो, एक बार सिखाने की बात करूं। एक कौन है बताइए, शिवानी, केवल शी लिख देता हूं, और एक तरफ क्या बताइए, परिणीता, ये लीजिए। दोनों के बीच कोई धनराशि कैसे बांटी गई थी, 5:7 में। अब देखो, अगर इन दोनों के बीच में एक जैसा रिलेशन होता,
यानी दोनों में समान संख्या घटती या दोनों में समान संख्या बढ़ती तो भी हम रेशो से कर लेते, केवल एक में घटती तो जिसमें सेम था उसके सेम रेशो करके कर लेते, लेकिन दोनों में परिवर्तन है तो भी हम रेशो से कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ये मान लेते हैं कि शिवानी का जो धन था वो 5x था और परिणीता का धन था वो 7x था। अब क्या हुआ, परिणीता ने शिवानी को 5 रुपए दिए, तो परिणीता ये रही, है या नहीं, तो परिणीता ये शिवानी है, ये परिणीता है। परिणीता ने 5 रुपए दिए तो 5 रुपए कम हो गए, और जो इसके 5 रुपए कम हुए वो उसको 5 रुपए जुड़ गए। क्यों, क्योंकि परिणीता ने शिवानी को 5 रुपए दिए, तो एक के 5 रुपए कम हुए और एक के 5 रुपए ज्यादा हुए, तो परिणीता में 5 कम कर दो, शिवानी में 5 जोड़ दो। फिर क्या हुआ साहब, तो अनुपात बदलकर 3/4 हो जाता है, तो अनुपात बदलकर ऐसा हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 20x प्लस 20 की बात करूं, ये 5x को 4 से करो और ये 20, और बराबर क्या करूं इसको, 21x माइनस क्या बताइए 15, ये 21x है, ये 20x है, 21 माइनस 20, उधर x रख लूं बताओ, उधर 21 है इधर 20 है, 21 में से 20 घटाऊंगा तो उधर x रह जाएगा, इधर 20 तो है ही, 15 उधर वाला मैं इधर ले आता हूं, तो x की वैल्यू क्या है बताओ, 35 आ गई। अब आपसे क्या पूछा इसने, विभाजित की गई धनराशि क्या है, तो एक बात बताइए, विभाजित कैसे किया था, शिवानी को आपने 5x दिए थे और परिणीता को आपने 7x दिए थे, तो टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल जो राशि थी वो 5x प्लस 7x, यानी कितना x दी थी आपने, 12x दी थी, और मैं यहां कहूंगा कि टोटल राशि की अगर बात करें तो आपने 12x दिया और एक x की वैल्यू कितनी बताइए 35, तो बात करें 12, भाई x की वैल्यू 12x है ना, तो x की वैल्यू 35 है, तो सीधा 35 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, तो 35 मल्टीप्लाई 12 क्या होगा 420, 420, क्योंकि 35 को भाई यहां पर बात करें 12x टोटल है और x की वैल्यू कितनी आ रही है 35, तो x की वैल्यू 35 है, तो ये 12x ही तो है, x की जगह ही तो रखा 35 मैंने, तो 12 मल्टीप्लाई 35 कितना होगा 420। तो राशि आपने जो की थी वो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। शिवानी और परिणीता के बीच में जो धनराशि है वो 5:7 में मान ली गई, ये 5x और ये 7x, इसने परिणीता ने इसको 5 रुपए दिए शिवानी को, तो परिणीता के तो 5 कम कर दो, शिवानी के 5 ज्यादा कर दो, तो रेशो कहलाया 3/4। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये प्राप्त हुआ, और फिर देखें इधर 20x है इधर 21x है, तो 21 और 20 एडजस्ट करके x रह गया, इधर x की वैल्यू 35 आ गई और धनराशि 12x थी तो 12 को मल्टीप्लाई करो 35 से तो 420 बनेगा। प्रश्न संख्या जरा 52 देखिएगा, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है, तीन संख्याएं हैं जो तीनों किन अनुपातों में है, एक 3 में, एक 2 में और एक 1 में। अच्छा, और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। एक बात बताइए मेरे को, सबसे छोटी संख्या का अनुपात तो मुझे दिख ही रहा है, पहले से 1 दिख रहा है, और आपको क्या चाहिए, आपको अनुपात में क्या चाबी चाहिए होती है, अनुपात में 1 का मान। एक बात बताओ तो ये क्या है, ये 72 क्या है, ये 72 क्या है, इनके योग का आधा, तो यानी कि इनके अनुपातों का भी आधा होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, 72 जो है वो इन तीनों के योग का आधा है, तो इन तीनों का योग तो होना चाहिए 3 + 2 + 1 अनुपात में 6 के बराबर, लेकिन ये 6 के बराबर नहीं है 72, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, क्योंकि 6 नहीं, ये तो 6 का आधा बोल रहा है, तो अनुपात का आधा कितना हो गया 3, और 3 का मतलब कितना है 72 है, तो 1 का मतलब कितना है 72 में 3 से भाग लगाइए, 24 या 72 होता है, 24 है, 1 का मतलब 24 है, तो तीसरी जो सबसे छोटी संख्या थी वो 1 में, तो उसका मतलब 24 हो गया, उसका वर्ग क्या है, और 24 का वर्ग क्या होना चाहिए 576। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ए दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन जो 576 है, आंसर विल बी 576। चलिए अगली बात करते हैं, एक बार फिर देख सकते हैं, छोटा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, तीन संख्याएं 3:2:1 में है, ये तीन संख्याएं, और उसने कहा उनके योग का आधा 72 है। अब एक बात बताओ, इनका योग कितना आ रहा है 6, 3 + 2 + 1 कितना आ रहा है बताओ 6, लेकिन वो 6 की बात नहीं कर रहा 72, बल्कि योग का आधा, तो योग का आधा मतलब रेशो में कितना है 3,
और 3 की वैल्यू कितनी है 72 है, तो 1 की वैल्यू कितने बताइए 24 है। तो आपको 1 की वैल्यू अगर 24 दिख रही है तो आप देखो सबसे छोटी संख्या रेशो में 1 ही तो है, और 1 का मान कितना आएगा 24 आएगा। तो आपको छोटी संख्या का वर्ग कहा गया, आप 24 का वर्ग कर दीजिए, क्या बनेगा 576। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न संख्या 53, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। देखो ऐसे प्रश्न मैंने काफी सारे आपको कराए। एक संख्या का 60%, तो पहली संख्या का 60% मतलब 60/100, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो 2/3, ऐसा ही तो बोलते हैं। इसको काटकर मैं क्या बोल सकता हूं 20 से 3 और क्या बताइए 5। अगर मैं कहूं यहां पर आपको एक स्टेप लिख देता हूं सिखाने के लिए, 3/5x बराबर क्या है बताओ 2/3 क्या बताइए y। और हम बात करें यहां पर मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करने पर क्या दिखता है आपको 9x बराबर क्या बताओ 10y। ये मैंने आपको खूब करवाया, बहुत सारे प्रश्न करवाए, और मैंने आपको यह भी बताया था अगर ऐसा हो तो आंसर हमेशा उल्टा निकलता है, यानी कि 9x और 10y है तो x के साथ वाला y है और y के साथ वाला क्या है x है। ये सब मैं अभी इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारी चीजें हम बारीकी से बहुत हद तक सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अभी तो हम देख रहे हैं कि एग्जाम्स में जो प्रश्न आते हैं उनमें हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका 53 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर है, उसने कहा एक संख्या का 60%, आप सीधा 60% को 3/5 लिख सकते थे, और दूसरी के 2/3 के बराबर है तो ये 3/5x 2/3y के बराबर है, तो ये 9x बराबर 10y है। तो x और y का वैल्यू क्या है 10 और 9, ऑप्शन नंबर क्या है 1। अगर कोई कहे x का 30% y के 40% के बराबर है तो हम x और y का रेशो कैसे निकालते हैं, 30 और 40 का 3 और 4 नहीं, 4 और 3। मैं आपको सलाह दूंगा अगर किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले वो 4 सेशंस देखिएगा, फिर आप इस पे आइएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं और उनके योग का दुगना 100 है। देखो पहले योग का आधा था, पहले योग का क्या था आधा था, अब योग का दुगना 100 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, वैसी संख्या है बस ये क्या है दुगना है। अभी बताओ इन तीनों का योग क्या आएगा 2 + 3 + 5 यानी कि 10 आएगा अनुपात में। तो इस 10 की वैल्यू क्या है, इस 10 की वैल्यू 100 नहीं है, इस 10 की वैल्यू जो आएगी वो तो योग आएगा और उसका दुगना 100 है, यानी कि जो 10 है ना 10, उस 10 की वैल्यू 100 नहीं 100 का आधा है, क्योंकि 100 तो उसकी वैल्यू का दुगना है। तो रेशो में 10 का वैल्यू कितना है 50, रेशो में 10 का वैल्यू कितना है 50, तो 1 का वैल्यू कितना हुआ 5, और 1 का वैल्यू अगर 5 है तो सबसे बड़ी संख्या रेशो में 5 के बराबर है, तो 5 का मतलब 25 होना चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 25 आ गई। इसने क्या पूछा बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर क्या लीजिएगा 625, आंसर क्या दीजिएगा बी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फिर भी कोई बात है तो जरा देखिए तीनों संख्याएं कैसे हैं 2:3:5 में, तो इनका योग कितना आता है 10, और इस 10 की वैल्यू कितनी बता रहा है वो कह रहा है अनुपात में हो और उनके योग का दुगना 100 है, तो इनके योग जो आएगा ना उसका दुगना 100 है। तो ये जो 10 रेशो है ना जो भी इनका योग है उसका दुगना 100 है, तो असल में 100 नहीं बल्कि क्या है 50 है, और 1 की वैल्यू क्या है 5 है, और 1 की वैल्यू 5 है, तो आपको मालूम चल गया कि संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में है। तो संख्याएं कितनी हो गई 1 का मतलब 10, तो ये कितनी होगी ये होगी 10। एक संख्या क्या है 2 के अनुपात में तो हो गई 10, 3 के अनुपात में तो हो गई 15, और 5 के अनुपात में तो हो गई 25। और आप देख लो इन सब का योग 50 ही तो आ रहा है, और जो 50 है उसका दुगना ही तो 100 होगा। तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या क्या है 25 है, और 25 का वर्ग क्या होना चाहिए 625 होना चाहिए। प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। P18, देखो ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये समानुपात वाला फॉर्मेट है, बताओ है कि नहीं। P:18 समानुपात 5:3, तो मैं क्या करूंगा यहां पर इस P को मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से अंदर का बाहर, और 18 को किससे करूं बताइए 5 से, होगा कि नहीं। 3 से कितनी बार करता है 6 बार, और 6 पंजे कितना होता है 30, तो P का वैल्यू कितना आया 30, 30 हमारा आंसर है। दूसरा तरीका मैंने क्या सिखाया था जरा देखो, मैंने कहा था कि अगर ये दोनों 5:3 में है तो ये दोनों भी 5:3 में होने चाहिए, यानी इधर जो बाद में रिजल्ट है वो 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। और रेशो की चाबी क्या है
रेशियो में 1 का मान निकालना, और 3 का मतलब अगर 18 है, अगर 3 का मतलब 18 है तो 1 का मतलब क्या है 6, और 1 का मतलब 6, तो 5 का मतलब कितना होना चाहिए, क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग तो यहाँ 5 ही आएगा ना, तो 1 का मतलब 6, तो 5 का मतलब कितना आएगा 30। आप समझ पा रहे हैं ना, इन दोनों में जो अनुपात है वही इन दोनों में होना चाहिए। तो जो 18 है और जो 3 है वो एक जैसा है, तो 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 6 हुआ, और 1 का मतलब 6, तो 5 का मतलब क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा जरा। 3.6, 6.9, 11.4 का चतुर्थानुपात बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो जरा देखिए 3.6, 6.9, 11.4 और यहां पर x, ऐसी बात हो रही है। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, 3.6 और ऐसा, मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको सिखाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटसाइडर्स मस्ट बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनसाइडर्स। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसने एक शब्द यूज किया है, क्या बताओ, लगभग। इसने क्या शब्द यूज किया है, लगभग। तो लगभग को लेकर हम बात करते हैं। तो देखो x की वैल्यू निकाले तो क्या करें, इस x की वैल्यू को निकालने के लिए 3.6 से हमें क्या करना चाहिए, भाग देना चाहिए, और 3.6 से हम भाग देंगे तो जरा देखो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैं 3 को काटूं, अगर 1 और 2, 3 से काटूं, ये कितना है 3 से 2 और क्या बताइए 3। अगर बात करें डेसिमल से डेसिमल तो पहले ही उड़ गया। अब इसने लगभग कहा है, तो एक बार मेरे साथ चलिएगा अंदाजे से। देखो ये 23 है और ये 12 है। अगर मैं इसको 2 बार काट दूं तो आप कहोगे तो 24 थोड़ी है, ये तो 23 ही है। तो आप ये भी तो देखो, उसने लगभग कहा है। तो एक बात अपने दिमाग में बना लेते हैं भाई, कि ये 24 होता तो 2 आता, तो 24 नहीं है, तो ये 2 से कम है। एक बार 2 मानकर करो तो सही। 11.4 को अगर 2 से करें तो 22.8 आएगा। एक बात पक्की है कि जो उत्तर आएगा ना, वो 22.8 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। कम क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर यहां 24 होता तो ये एग्जैक्ट था, बट ये 24 से कम है तो ये भी 2 से कम है, और ये 2 से कम है तो उत्तर भी इससे कम है। 22.8 से थोड़े कम पे मैं देखूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 21.9, यानी आंसर डी होना चाहिए। 3.6, 6.9 और 11.4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट और ये बीच वाले दोनों, तो इनमें मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर मिलता है हमें 22.8 से थोड़ा कम। इसने लगभग बोला है इसलिए अपन ने राउंड फिगर में कर लिया, वरना नहीं कर सकते थे। प्रश्न जरा देखिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए, ऑल पीपल। प्रश्न संख्या 57। 4 पद समानुपात में है, पहला, दूसरा और चौथा दे रखा है। देखो पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है, और कौन सा दे रखा है, चौथा दे रखा है। तो इसने कहा तीसरा पद ज्ञात करो, इसकी जरूरत है। तो मैं क्या करूं, फर्स्ट और लास्ट को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, और बीच वाले कैसे होंगे 22 × x, क्योंकि उसने स्पष्ट कहा पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला दे दिया, दूसरा दे दिया और चौथा दे दिया, तीसरा उसको मालूम करना है। इस फॉर्मेट को हम छोड़ नहीं सकते, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, 22 को x से। x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, यही काट दो ना, ऐसे कैसे, 11 से काटो 2 बार, 11 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 बार, तो आपको आंसर क्या मिला बताओ, 6 आंसर मिलता है। क्या मिलता है, 6 आंसर यहां पर नजर आता है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर है। प्रश्न जरा 58 देखिएगा। एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के 2:4:5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होनी चाहिए। आपको मैंने बहुत अच्छे से पहले सिखाया, क्या सिखाया, अगर ये टोटल रुपए दिए हैं, अगर टोटल रुपए दिए हैं, ये हम ऑलरेडी कॉइन्स के नाम पर एक पूरा सेशन कर चुके हैं, आप पहले उसको देखिए। यहां तो हम इसको कैसे सिर्फ अप्लाई करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा है, 1 रुपया, आगे क्या है 2 रुपया, आगे क्या है 5 रुपया, इन सब के क्या है बताइए, सिक्के दिए हैं। तो सिक्कों का रेशो दिया है, क्या दिया है 2, 4 और 5। और आपको पता है ना, ये टोटल रुपए दिए 455 रुपए। तो चूंकि आपको रुपए दिए टोटल आपको रुपए दिए, तो रेशो भी कॉइन्स का नहीं बल्कि किसका होना चाहिए, रुपयों का ही होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको यही सिखाया था, टोटल अगर रुपयों है तो रेशो भी रुपयों का चाहिए, और होगा हमेशा उल्टा। टोटल अगर रुपए देगा तो रेशो कॉइन्स के देगा, और टोटल अगर कॉइन्स देगा तो रेशो रुपयों का देगा। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए।
अगर 1 रुपए के 2 कॉइन है तो फिर 2 रुपए के 4 है और 5 रुपए के 5 है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये 2 कॉइन है, 4 कॉइन है और ये 5 कॉइन है, तो 1 रुपए के 2 कॉइन से कितने रुपए बनते हैं भाई? 2 रुपए बनते हैं। 2 रुपए के 4 कॉइन से कितने बनते हैं? 8 रुपए बनते हैं। और 5 रुपए के 5 कॉइन से क्या बनते हैं? 25 रुपए बनते हैं। अब 2, 8 और 25 आपस में कटते नहीं है, तो यही रेशो हो गए अमाउंट के अंदर। 2, 8 और क्या बताइए? 25। ये रेशो निकल कर आ गए। अब टोटल अमाउंट कितना है बताइए? 425। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो टोटल अमाउंट है वो कितना है? 425। और यहां टोटल रेशो कितना आ रहा है? 2 + 8 + 25। 2 + 8 + 25 यानी कितना है बताइए? 35। और मैं यहां बात करूं 35, इस 35 की वैल्यू क्या है? 425। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 425 में आप 35 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? जरा ध्यान दीजिए, 425 है, 455 है, इसीलिए गलत हो रहा है यहां पर, क्योंकि 425 में बैठता नहीं है। ये 425 नहीं, क्योंकि 425 तो डिवाइड ही नहीं होगा ऐसे। ये 455 है, ये 455 है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मैं बात करूं 35 की वैल्यू क्या है? 455। तो देखो 350 तक तो क्या चलेगी? 10 बार। और 350 के बाद में बात करूंगा तो कितना बच रहा है? देखो अपन काटें इसको, यहां पर 5 से काटते हैं तो ये 91 बार कटता है, और 5 से 7 बार कटता है, और 7 से क्या होता है भैया? 13 बार कटता है। तो रेशो में 1 का मान कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। सवाल क्या पूछा गया? पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो आप जरा देखिएगा, 1 का मतलब 13 आ रहा है, और सिक्कों का रेशो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? अब मैं बात करूं, सिक्कों का रेशो कितना है? 13। देखो आप, ये वाले 1 का मान कितना है? 13, और 2 रुपए वाले सिक्कों का रेशो कितना है? 8। तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं बताइए? 8 से। तो मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, 13 8 कितना होता है? 104 रुपए। यानी कि जो इसमें 2 रुपए वाले सिक्के हैं उनका जो मूल्य है वो 100 क्या है बताइए? 4 रुपए का है। बट उसने सिक्कों की संख्या पूछी है, आपको पता है हर सिक्का 2 रुपए का है, 104 रुपए की राशि है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो आपको कितने सिक्के नजर आएंगे बताइए? 52 सिक्के नजर आएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? बी दीजिएगा। एक बार आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। एक पर्स में 455 रुपए हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 2:4:5 में है। पर्स में 2 रुपए के सिक्के चाहिए। अब टोटल चूंकि रुपए दिया है और यहां पर कॉइन्स का रेशो है, तो पहला काम क्या है? इस कॉइन्स को मुझे रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टोटल रुपए हैं। तो मैंने माना ये 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो गए, 4 सिक्के तो 8 रुपए हो गए, और ये 5 सिक्के तो 25 रुपए हो गए। तो 2 रुपए, 8 रुपए और 25 रुपए, अनुपात मिला 2, 8 और 25, टोटल आया 35। इस 35 की वैल्यू क्या दी हुई है? इस 35 की वैल्यू दी क्या दी हुई है भाई? 455 रुपए। और मैंने 1 की वैल्यू निकाली तो क्या निकल कर आई? 13 निकल कर आई। 1 की वैल्यू 13, तो आपको मालूम चल रहा है 1 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे? 13 को दुगना कर दो। 2 रुपए वाले कितने होंगे? 13 को 8 से गुना कर दो। 5 रुपए वाले कितने होंगे? 13 को 25 से गुना कर दो। आपसे पूछा गया 2 रुपए वाले सिक्के कितने? तो 2 रुपए वाले सिक्कों का रेशो क्या है? 8, और 1 का वैल्यू कितने है? 13। तो 13 8 कितना होता है? 104 रुपए के सिक्के हैं 2 रुपए वाले। लेकिन इसने रुपए नहीं पूछे, सिक्कों की संख्या पूछी। तो मैं बात करूंगा 104 में 2 से डिवाइड करो, कितने सिक्के आएंगे? 52 सिक्के नजर आते हैं। प्रश्न 59 देखिएगा, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। मासिक वेतन, मंथली वेतन जो है इनका रेशो 4:3 है, और पी और क्यू के वेतन में 10% और 5% की वृद्धि हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा? आप 4:3 है ना, कुछ भी मान लीजिए, जैसे 40 और 30 माने। अब 30 माने में 5% बढ़ाऊंगा तो दशमलव में आएगा। कुछ भी मान लो, थोड़ा बड़ा मान लो, जैसे मान लो कुछ भी मान ले। अपन मान लेते हैं इसका वेतन 400, इसका 300, ताकि 5% बढ़ाने में दिक्कत ही नहीं हो। डमी है, मान लिया वेतन इतना था। पी का वेतन कितना बढ़ा? 10%, तो 40 बढ़ा दो। इसका वेतन कितना बढ़ा? 5%, तो 15 बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि 30 तो 10% है, और आपको मैंने समझा रखा है 5% की परिभाषा 10% का आधा है, और 1% 3 दिख रहा है। अगर मैं 30 लेता ना तो ये डेसिमल में आता बस, क्योंकि 30 का 10% 3 है और 5% 1.5 होता। हमें कोशिश करनी चाहिए डेसिमल से हम जितना बच सके। अब हमारी इनकम कितनी हो गई? इसकी 440, इसकी 315। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 8 40 और 5 8 40, 5 6 30 और 5 3 15। आगे कटता मुझे नजर नहीं आ रहा, तो 88 और 63 ऑप्शन नंबर सी देना चाहिए। तो इसने कहा पी और क्यू का मासिक वेतन का अनुपात ये था, हमने 400 300 मान लिया, इसमें 10% बढ़ा दिया, इसमें 5% बढ़ा दिया, ये नई इनकम आ गई, और इनके रेशियो दिख रहे हैं 88 और 63।
जरा 60 नंबर देखिएगा। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपए है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। वे मतलब कौन? ए भी खर्च करता है और बी भी खर्च करता है। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। उनकी जो सेविंग्स है उसका रेशो 14:11 है। रुपए में उनके वेतन का पता लगाइए। आपको यह पता लगाना है कि रुपयों में उसका जो सैलरी है वो क्या होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, दोनों ने अपने वेतन का 75% खर्च किया है ना, तो इसका मतलब दोनों ने अपने वेतन का 25% बचाया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो इनकम है ना वो भी 14:11 में होगी, यानी 14,000 और 11,000 आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत ट्रिक वाला काम है, छोटा सा। क्या आप कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? ए और बी के वेतन का योग तो ये ठीक है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात ये है। मुझे एक बात बताइए, ए और बी, ध्यान से सुना मेरी बात को। इनका जो वेतन है ना, वेतन, ये वेतन मैं मान लेता हूं एक्स और वाई। मान लूं क्या? इसका वेतन एक्स है और उसका वेतन वाई है। क्योंकि वेतन कितना है वो तो मुझे पता ही नहीं। ये अनुपात किस चीज का दे रखा है? किसका दे रखा है अनुपात? ये बचत का दे रखा है। बचत कितनी है? दोनों अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं, यानी कि दोनों अपने अपने वेतन का 25% बचाते हैं। तो मैं कहूंगा बचत कितनी है ये बताओ। तो बचत इसकी कितनी है? एक्स का 25%। एक्स का क्या बताइए? 25%। और इसकी बचत कितनी बताइए? वाई का क्या बताइए? बराबर नहीं है ये। और ये क्या है? वाई का क्या बताइए? 25%। इसकी बचत है एक्स, यानी कि इसकी इनकम का 25%, और ये अनुपात लगा दीजिए। और इसकी जो बचत है वो क्या है? वाई का 25%। एक बात बताइए, ये 25/100, 25/100, ये दोनों आपस में कट गए कि नहीं कट गए बताइए। तो इनकी बचत का अनुपात क्या आ गया? आप देखो, सरप्राइजिंगली इनकी बचत का अनुपात वही आ गया जो इनकी इनकम का अनुपात है। आप बताओ, खुद सोचो, दोनों अपने इनकम का बराबर 75% खर्च कर देते हैं, तो दोनों की इनकम का 25% बचा, तो दोनों की इनकम भी इसी रेशो में होनी चाहिए। तो आप देखिए, इसने बचाया अपनी इनकम का 25%, इसने बचाया वाई का 25%। 25-25 कट गया, दोनों एक्स और वाई मौजूद हैं, और एक्स और वाई का रेशो, एक्स और वाई किसका रेशो है? बचत का रेशो है। और आप देखो, वेतन का रेशो भी आपने यही मान रखा है, यानी कि बचत का रेशो क्या है? 14:11। तो जो बचत का रेशो है वही वेतन का रेशो भी है। अब वेतन कितना दे रखा है? 25,000, और ये रेशो कितने दे रखे हैं? 14 और 11। तो आप 25,000 को बांट दीजिए 14,000 और क्या बताइए? 11,000। तो स्पष्ट दिख रहा है आपको 14,000 और 11,000 भी हमारा आंसर कहलाएगा। 61 देखिएगा। एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। पार्टी में कुल कितने लोग मौजूद हैं? कुछ नहीं दिया इसके अलावा। तो एक बात बताओ, महिला और पुरुषों का अनुपात 4:7 है, इनका योग कितना आएगा? 11। कितना आएगा? 11 अनुपातों का योग। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि जितने भी लोग पार्टी में मौजूद हों वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल कहीं भी दिख रहा है आपको? 66। आंसर क्या दीजिएगा? 66। हम जल्दी बिल्कुल नहीं चल रहे, हम ये सारा काम पहले ही कर चुके। हम तो केवल PYQ को डिस्कस कर रहे हैं। आप पहले पुराने सालों के पेपर्स करने से पहले उन सेशंस को जरूर देखिए। जरा देखिए 62 नंबर। 3740 रुपए को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा, पहले भाग का क्या बताइए? पहला भाग में मान लेता हूं एक्स है, उसका आधा, दूसरे भाग का एक तिहाई, दूसरा में मान लेता हूं वाई है, उसका 1/3, और तीसरे का छठा हिस्सा, तीसरा में जेड मान लेता हूं, उसका छठा हिस्सा आपस में बराबर हो। आपको याद आता है क्या मैंने क्या सिखाया था? ये x/2 दिख रहा है, और ये y/3 दिख रहा है, और ये z बटा क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। और आपको मैंने खूब सिखाया, अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो x, y और z को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूं नहीं सीधा आंसर निकाल सकते हैं। 2:3 क्या बताइए? 6। ये मैं ऑलरेडी अपने सेशंस में सिखा चुका हूं। अब एक बात बताइए, अनुपातों को योग कितना है? 11। इस 11 की वैल्यू कितनी है? 3740। एक की वैल्यू क्या हुई? 11×3 33 और 11×4 44, 340। क्या अनुपात की चाबी यही थी? हाँ, अनुपात की चाबी यही थी कि अनुपात में एक का मान मालूम होना चाहिए। एक का मतलब है 340, तो 2 का मतलब कितना होगा? आप देखो, 340 को 2 से गुना करो, क्या आएगा बताओ? 680।
क्या कोई ऑप्शन में 680 दिख रहा है? हाँ, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। चलो इनको भी निकालते हम। 340 को किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? 3 से। तो 3 से करके देखिएगा 1020 आएगा, वो भी दिख रहा है। और इसकी बात अगर मैं करूं तो 340 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए बताओ? 6 से। 6 × 18 और 240 यानी 2040। आप देखिए 3400 3740 को हमने बांटा, इस तरह से अनुपात मुझे दिखते, और इन अनुपातों में इसको बांटना है, तो बांटने का काम में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। प्रश्न जरा देखिए 63 कह रहा है कि निम्न अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? अभी हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर नंबर सिस्टम, तब देखेंगे। देखो कितनी मजेदार चीज है। पहला ऑप्शन है 7/15, दूसरा है 15/23, तीसरा है 17/25 और चौथा क्या है 21/29। ध्यान दीजिएगा, अंश और हर का अंतर कितना है? 8। 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 तो मैं आपको नियम सिखा भी दूंगा नंबर सिस्टम में। अगर कभी भी कुछ भिन्न ऐसी हैं जिनमें अंश और हर का अंतर बराबर बराबर होता है, अंश और हर का अंतर बराबर बराबर होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जिन भिन्न में नंबर बड़े इस्तेमाल हुए वो बड़ी होगी, और जिनमें छोटे इस्तेमाल हुए वो छोटी होगी। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न होगी 21/29, और सबसे छोटी अगर मैं पूछूं तो होगी 7/15। प्रश्न संख्या 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे देखो ना, प्रपोर्शन में दिख रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो एक बात बताओ, आप बताओ मेरे को, मैं यहां क्या ऐसा लिख सकता हूं कि 26/11 पहला प्रपोर्शन, आखिरी में 14 क्या बताओ 13, और बराबर क्या होना चाहिए 24/9 मल्टीप्लाई क्या बताओ के। और आपको वैल्यू किसके निकालनी है? के की निकालनी है। तो इसको भी तो उधर जाना पड़ेगा, और जब ये इधर जाएगा तो उल्टा होना चाहिए, यानी कि 24/9 को क्या लिखना चाहिए? 9/24। और इसको मैं काट पीट कर जो लूं वही हमारा आंसर है। हम खूब पढ़ चुके प्रपोर्शन के अंदर। तो 13 से 26 कितनी बार कटता है? 2 बार कटता है। कितनी बार कटता है? 2 बार। इस 2 से आप 24 को काट सकते हो 12 बार। और मैं यहां बात करूं, इस 9 को काटो 3 बार, और ये 4 बार। और मैं बात करूं, ये 7 से काट सकते हो 2 बार, और क्या बताओ 3 बार। इस 3 से भी 3 कटता है। तो मैं बात करूंगा, इस 2 से भी 4 कटता है। तो मेरे पास कट पिट करके सिर्फ क्या बचा? 1/2। तो मुझे उत्तर 1 देना चाहिए। ये आंसर है। प्रश्न संख्या जरा 65 देखिए, कितना सरल सवाल है। आपको कितनी बार सिखाया, एबीसी में ए का चाहिए तो एक को छोड़ करके दोनों, ये सब हम काम कर चुके। 2 को मल्टीप्लाई 3 से करो 6 कहीं है, हाँ इन दोनों ऑप्शन को लेके चलो। बी चाहिए तो बी को छोड़कर 1 मल्टीप्लाई 3, 3 कहीं है, यहां पर है, एक ही ऑप्शन बचा। और सी चाहिए तो सी को छोड़कर 1 मल्टीप्लाई 2, ऑप्शन क्या होगा? सी। ये सब चीजें हम ऑलरेडी बहुत ही बारीकी से कर चुके हैं। पी क्यू आर की बात कर रहा है, तो बहुत सरल क्वेश्चंस आते हैं देखो आपके एग्जाम में, हमने तो बहुत अच्छे लेवल को किया है। P/Q, P/Q होगा, P 4 है, Q 5 है। Q/R, Q कितना है? 5 है, और R कितना है? 6 है। R/P, R कितना है? 6, और P कितना है? 4। अब मैं क्या 6/4 को काटकर 3/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मुझे इनके अनुपात चाहिए, तो जरा देखिए सभी लोग, क्या हम यहाँ एलसीएम 30 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 30 लूं तो 5 का ये 6 बार जाता है, और 6 4 कितना होता है? 24। ये 6 से 5 बार जाता है, और 5 गुना क्या होता है? 25। ये 2 जाता है 15 बार, 15 का 3 गुना क्या होता है? 45। तो 24, 25 और 45। मुझे ऑप्शन नंबर किस में नजर आता है? डी में। ये स्पष्ट रूप से सही उत्तर है। 67 देखिएगा, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। तो एक तरफ तो क्या है? रेत है, और दूसरे में क्या है बताइए? सीमेंट है। ये सेशन हम बस 5-10 मिनट का हो रहा है, तो इसमें बने रहिए। कुछ पुराने सालों के क्वेश्चंस हैं, आपको फायदा मिलेगा। रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है, 7:1। इस मिश्रण के शेष 72 किलो में कितना सीमेंट मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो? ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट सेशन में ही करवाए हैं, सेशन नंबर 4 में। अब जरा देखो, पहली बात तो 72 किलो को बांटना पड़ेगा। तो 72 किलो को किस अनुपात में बांटूं? ये 7:1 में बांटना पड़ेगा। 7 और 1 कितना होता है? 8। 8 की वैल्यू कितनी है? 72 किलो। तो 1 की वैल्यू क्या हुई? 8 9 72, 9 किलो। तो ये 9 7 9 कितना होता है? ये तो हो गया 63 किलो, और ये कितना हो गया? 9 किलो। तो फिलहाल मैं बात करूं तो जो
मिश्रण में रेत और सीमेंट है, अभी 72 किलो है। इस 72 किलो को मैंने बांटा 7:1 में, तो ये तो आ गई 63 किलो, है ना साहब। और ये कितनी आ गई 9 किलो। अब इसने आगे क्या कहा, इस मिश्रण के शेष 72 किलो में कितनी सीमेंट मिलाएं, तो ये सीमेंट और मिलाना चाहता है, और ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो जाए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप क्या चाहते हो, रेत और सीमेंट में ये रेत रही, ये सीमेंट रही, इतनी सीमेंट मिलाओ कि अब जो परिणाम आए वो 6:1 हो जाए। एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसका आधार वो बनता है जो आप नहीं मिला रहे। आप सीमेंट जोड़ रहे हो तो आप रेत को नहीं जोड़ रहे, तो रेत की मात्रा पहले भी 63 थी, सावधान, रेत की मात्रा पहले भी 63 थी और अभी भी 63 रहेगी, क्योंकि जोड़ने की बात तो ये सीमेंट में कर रहा है। तो आप जरा देखिए, ध्यान से देखिए, अब जो रेशो में 6 है, रेशो की चाबी क्या है, 1 का मान निकालना। और अब सीमेंट पहले भी 63 थी, अभी भी 63 है, क्योंकि सीमेंट तो आप जोड़ ही नहीं रहे, लेकिन सीमेंट का रेशो अब क्या है 6, और मुझे अब का ये वाला चाहिए। तो देखो 6 की वैल्यू क्या है बताइए, 63 किलो। अगर 6 की वैल्यू 63 किलो, तो 1 के लिए 6 से कीजिए 10 बार तो हो जाएगा 60, और ये आएगा 10.5 किलो। तो मुझे मालूम चल गया कि इस 6 का वैल्यू कितना है, वही जितना ऊपर था 63 किलो। तो इस 1 का वैल्यू क्या है बताइए, 10.5 किलो, क्योंकि 6 का डिवाइड करो। अब 10.5 में से कितनी सीमेंट है मेरे पास, 9 किलो है, तो मुझे कितनी और मिलानी चाहिए, 1.5 किलो। कोई भी आपत्ति है, कुछ डाउट लग रहा है, पुराने सेशंस देखिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ पाएगा। मैंने क्या कहा, ये रेत है, ये सीमेंट है, इन अनुपातों में है, तो 63 और 9 किलो है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें मुझे कितनी सीमेंट मिलानी है, तो सीमेंट बेस नहीं बना, बेस क्या बना, रेत बना, कि भाई कितनी सीमेंट मिलाऊं कि अब रेत और सीमेंट इन अनुपातों में हो जाए। तो सीमेंट को छोड़ो, रेत की बात करो, क्योंकि ये तो सेम, पहले भी 63 किलो, अब भी 63 किलो। 63 किलो का अब रेशो कितना, 6 का मतलब 63, 1 का मतलब 10.5, तो ये तो इसके कोरिस्पोंडिंग है ना, 1 का मतलब 10.5, 9 तो मेरे पास पहले ही है, तो मुझे 1.5 किलो और मिला देनी चाहिए। प्रश्न संख्या ये 68, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है, तो बड़ी संख्या क्या है। देखो, एक को मैं 3x मान लेता हूं, दूसरे को मैं 4x मान लेता हूं, और दोनों का गुणनफल कितना आता है, 1728। आपको x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपने एक को माना 3x और एक को माना क्या, आपने 4x। अगर आपको x की वैल्यू मिलेगी तो सारा हो ही जाएगा। अब देखो, अब मेरे साथ चलो जरा, इस 4 से 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 अपन काट सकते हैं, क्यों बड़ा करें जबरदस्ती। 3 से क्या कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 काट सकते हैं। x मल्टीप्लाई x क्या होगा, x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आई भाई, 12, है ना। तो उसने क्या पूछा, बड़ी संख्या का मान क्या है। संख्याएं क्या क्या बनी, एक तो 3x और एक 4x, तो ये तो हो गई 36, ये हो गई 48, और स्पष्ट समझ में आता है कि बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, 48। प्रश्न संख्या 69 पर ध्यान दीजिएगा। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। देखो क्या क्या है, मिट्टी और क्या बताओ, बजरी, इसका अनुपात क्या बोला, 11:8। अच्छा, और बजरी और सीमेंट, ये बजरी और सीमेंट जो है इसका अनुपात क्या है, 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात चाहिए। देखो क्लियर कट दिख रहा है ना, मिट्टी और बजरी और सीमेंट, तो 11:8, 6:7। आपको खूब समझाया कि ये वाला जो आएगा 11 मल्टीप्लाई 6, 66, ये पहले वाले का आएगा, यानी कि पहला वाला कौन है, मिट्टी। 7, 8 क्या बताओ, 56, ये किसका आएगा, आखिरी वाले का, यानी क्या बताओ, सीमेंट। अगर बजरी चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये 66 और 56 2 से काट सकते हैं, तो 33 और 28 क्या ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल बी दिख रहा है, आंसर बी दीजिएगा। प्रश्न जगह 70 देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 19 और 26 है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दें तो अनुपात 3 और 4 हो जाता है, तो बड़ी वाली संख्या बताइए, है ना। तो अभी आप देखिए, मैं आपको क्लू दे रहा हूं, आपको करना है। 2 तरीके हो सकते हैं, पहला तो क्या हो सकता है, एक को 19x माने, एक को 26x मान लें, और छोटी वाली संख्या तो 19x होगी, तो आप क्या करोगे, 19x + 2 नीचे 26x बराबर 3/4, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, तो 19x और 26x आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा क्या होगा, आपने क्या किया, इसको 19 माना, इसको 26 माना, रेशो में है ही, और छोटी संख्या में 2 जोड़ दें तो अनुपात 3 और क्या होता है बताइए, 4,
तो छोटी संख्या अगर क्या होगी, आपको जोड़ रहे हो तो बड़ी संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में तो बड़ी संख्या को मैं सेम करने की कोशिश करूंगा। चलो फटाफट से करते हैं, शायद आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। इसमें मैं 2 जोड़ूं तो क्या होता है, 3:4 होता है। तो चेंज तो मैं छोटी संख्या में कर रहा हूं, बड़ी तो ऐसे ही रहनी चाहिए। तो बड़ी को अगर मैं बराबर करने की कोशिश करूं तो 26 और 4 में मुझे एलसीएम चाहिए, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं 38 और 52, ताकि बराबर, क्योंकि 26 और 4 में 52 ही एलसीएम होता है। और 52 की बात करूंगा तो 13×3 = 39 और 13×4 = 52 ऐसा कर सकता हूं। तो ये संख्या पहले भी 52 थी, अभी भी 52 है, लेकिन ये 38 थी, अब कितनी हो गई, 39 हो गई। और 1 का मतलब कितना बताइए, 2, और 1 का मतलब 2 है, तो उसने बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या कितनी है, 52, तो 52 का मतलब कितना आएगा, 104। आंसर दीजिएगा 104, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वही जो मैंने कहा, 19x + 2/26x = 3/4। ये तरीका मैंने आपको पुराने सेशंस में बहुत बारीकी से समझा रखा है, अभी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 संख्याओं का योग 51 है। अच्छा, आज का आखिरी सवाल है ये, पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है, 4:5, और पहली का तीसरी से अनुपात, पहली का तीसरी से अनुपात क्या है, 1:2। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो पहले एक बात बताओ, पहली को कॉमन तो करूं मैं, तो इधर 4 और इधर 1 है, तो इसको क्या करूं, इसको 4 कर लेता हूं बहुत आसानी से। तो इसका 4 × 4, तो ये भी मुझे 8 करना पड़ेगा। तो पहली, दूसरी और तीसरी का रेशो स्पष्ट दिख रहा है। पहली का रेशो क्या दिख रहा है, 4, दूसरी का 5 और तीसरी का 8। अब 4 + 5 9, और 9 + 8 कितना होता है, 17, और 17 का मतलब टोटल इसने क्या दे रखा भाई, 51। तो रेशो में चाबी क्या हुई, 1 का मतलब क्या बताइए, 3, 1 का मतलब 3, तो इसका 3 चौक 12 हो गया ना भाई, ये 12 हो गई, और 3 पंजे क्या हो गई, 15 हो गई, और 8 3 क्या हो गई बताइए, 24 हो गई। और हमारा जो आंसर आएगा वो 12 × 15 × क्या आएगा, 24। 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 180 आता है। 180 को 24 से करें तो 0 तो रहने दो। 18 4 72, 7 मेरा हासिल है। 18 का दुगना कितना बताओ, 36, और 4 7 कितना होता है, 43। 4320, ऑप्शन नंबर ए। एक बार दोबारा देखिएगा, 3 संख्याएं कैसे दी, योग तो 51 है, पहली का दूसरे से अनुपात 4:5 है, पहली का दूसरे से 4:5 है, और पहली का तीसरी से 1:2 है, पहली का तीसरी से 1:2 है। और इसने कहा कि तीनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो आपको पता है ना, अगर तीनों संख्याएं, तो पहली का इधर रेशो 4 है, इधर 1 है, नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूं, इस 1 को भी 4 बना दूं, इस 2 को 8 बना दूं। तो पहली तो हो गई 4, दूसरी 5 और तीसरी 8। इनका योग कितना आ रहा है भाई, इनका योग आ रहा है मेरे पास 17। 17 की वैल्यू 51 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, 1 की वैल्यू 3 हो गई। तो फिर मैं बात करूं, 1 का मतलब 3, तो 4 का मतलब 12, 5 का मतलब 5 × 15, 8 × 24। ये 3 संख्या आ गई, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4320 उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है सेशंस के अंदर। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में बताएं, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।